हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका दिव्य दृष्टि क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साइकोलॉजी की अपनी क्लास चलती है। हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, डेली 30 प्रश्न करते हैं। इन 30 प्रश्नों को अगर डेली आप कंप्लीटली हल करोगे तो परीक्षा में आपको सिंगल एक ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा जो आप नहीं कर पाओगे, है ना। क्योंकि हम इतने अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। मैं भी शेयर कर देता हूँ। क्लास को शेयर कर दीजिए, स्टेटस लगा दीजिए, है ना। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की साहब के अनुसार बताना है हमको, जो बालक है वो कैसे सीखता है। कोई भी बालक है वो कैसे सीखता है, किस प्रक्रिया से गुजरता है तब बालक सीखता है, यह हमें बताना है। अनुकरण से सीखता है, परिपक्वन से सीखता है, परिपक्वता से सीखता है, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तब सीखता है, वयस्कों एवं समवयस्क समूहों से परस्पर क्रिया करके सीखता है। तो लेव वाइगोत्स्की साहब कौन है? सामाजिक निर्मितवादी। कौन है? सामाजिक निर्मितवादी, सोशियल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, तो कौन से हैं? सामाजिक संरचनावादी। सामाजिक संरचनावादी होने का मतलब क्या है? सामाजिक संरचनावादी या निर्मितवादी होने का मतलब है समाज को ज़्यादा महत्व देंगे, संस्कृति को ज़्यादा महत्व देंगे, अपने संघ के साथ ही पीयर ग्रुप्स को ज़्यादा महत्व देंगे, घर वालों को ज़्यादा महत्व देंगे। तो आंतरिक जो चीज़ें हैं उनको कम महत्व देके बाहरी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वयस्कों और समवयस्क समूहों के साथ परस्पर क्रिया करके। इन वयस्कों और समवयस्क समूहों को जिनसे बच्चा कुछ सीखता है, इनको लेव वाइगोत्स्की का क्या बोलते हैं? MKO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MKO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स। ऐसे कोई अन्य जो हमसे ज़्यादा जानते हैं। जो बच्चा सीख रहा है उस बच्चे से ज़्यादा जो जान रहा है वो मोर नॉलेजेबल अदर है। इसमें उम्र का कोई सिस्टम नहीं है। जो ज़्यादा जान रहा है वो मोर नॉलेजेबल अदर आता है। सही है, ठीक है। तो हम क्या बात करते हैं? MKO की बात कर रहे थे। MKO क्या है? लेव वाइगोत्स्की साहब बताते हैं, जो भी कोई सीखने वाला होता है वो MKO के द्वारा सीखता है। MKO की इसके फोल्डिंग के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? MKO की इसके फोल्डिंग के द्वारा। MKO कौन है? मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर कौन हो सकता है? मोर नॉलेजेबल अदर में हम कई ऐसी लोगों को ले सकते हैं जो केवल उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जान रहे हैं, उनकी एज से इसका कोई रिलेशन नहीं है। जैसे आप अपने किसी बड़े बुजुर्ग को मोबाइल चलाना सिखाओ, तो मोबाइल चलाना सिखाने की जो प्रक्रिया है, वहाँ जो वो सीख रहे हैं उसको सिखाने में आप उनके लिए मोर नॉलेजेबल अदर हो। इसका मतलब आपकी एज तो कम है लेकिन आप क्या हो? मोर नॉलेजेबल अदर हो। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। निकटस्थ विकास का क्षेत्र ZPD। ZPD की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ये भी लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई थी, है ना। वाइगोत्स्की साहब ने दी थी ZPD की अवधारणा। इन्होंने तीन चीज़ों के बारे में, चार चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा बताया है। एक तो पहली बात जाननी है, ये सामाजिक संरचनावादी या सामाजिक निर्मितवादी हैं। सामाजिक निर्मितवादी हैं, इसका मतलब क्या है? ये समाज को और संस्कृति को ज़्यादा महत्व देंगे, है ना। सामाजिक निर्मितवादी होने के नाते से ये समाज को, संस्कृति को ज़्यादा महत्व देंगे। ठीक है साहब। उसके बाद इनकी तीन टर्म है। पहली है ZPD, दूसरी है MKO और तीसरी है इसके फोल्डिंग।
स्कैफोल्डिंग। अगर इन 3 टर्म को समझ गए तो इसका मतलब लेव वाइगोत्स्की को कंप्लीटली समझ गए। क्या समझना है? जेडपीडी क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल नहीं, प्रेडिक्टेबल डेवलपमेंट है ना, प्रेडिक्टेबल डेवलपमेंट का जोन है। उसके बाद एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर्स हैं, जो आपसे ज़्यादा जानते हैं। मैंने अभी आपको एक उदाहरण के तौर पे बताया भी था कि अगर आप किसी बुजुर्ग को मोबाइल चलाना सिखा रहे हैं, उस समय उस बुजुर्ग के लिए आप क्या हो? मोर नॉलेजेबल अदर, उसके लिए आप क्या हो? एमकेओ हो। स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग एक प्रोसेस है, हेल्पिंग प्रोसेस है, सहायता करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। आप किसी को सहायता कर रहे हैं, थोड़ी सहायता कर रहे हैं, तो वो क्या है? स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग को हिंदी में ढांचा पाड़ या मचान भी बोल देते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसका नाम स्कैफोल्डिंग ही रहेगा, है ना। हिंदी में भी इसका स्कैफोल्डिंग ऐसे ही लिख के आता है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, आप उस साइकिल को पकड़ रहे हो पीछे से और उसमें धक्का लगा रहे हो, तो जब आप धक्का लगा रहे हो, उसको पकड़ रखा है, जो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है, वो क्या है? स्कैफोल्डिंग है। वो क्या है? स्कैफोल्डिंग है। और जो आप हो, आप क्या हो? एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर हो, क्योंकि उस बच्चे से ज़्यादा आप जानते हो, ठीक है साहब। जेडपीडी क्या है? जेडपीडी है जो संभावित विकास का जो क्षेत्र है, जहाँ तक विकास संभव है। संभव कहाँ तक है? वो साइकिल चलाना सीख जाएगा। अगर आप उसको साइकिल चलाना सिखा रहे हो, ऐसा तो है नहीं वो एरोप्लेन चलाना सीख जाएगा, वो केवल साइकिल चलाना ही सीखेगा, है ना। तो उसका जो संभावित विकास का क्षेत्र है, साइकिल चलाना सीखते समय जो उसका विकास का संभावित क्षेत्र है, वो है साइकिल चलाना, ठीक है। अब उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी उसको? एक तो एमकेओ की ज़रूरत पड़ी, मोर नॉलेजेबल अदर की ज़रूरत पड़ी, जो कि आप हो। उसके बाद आपने क्या किया? उसको स्कैफोल्डिंग दी, आपने उसको हेल्प करी। आपने जो हेल्प करी उसको स्कैफोल्डिंग बोलेंगे, आपको एमकेओ बोलेंगे, और उसका जो संभावित विकास का क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे? जेडपीडी बोलेंगे। एक होता है इसमें एक्चुअल डेवलपमेंट, है ना, एक्चुअल डेवलपमेंट, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जेडएडी होता है। हालांकि इसको हम ज़्यादा पढ़ते नहीं है। जेडएडी वो होता है जो अपने आप से बच्चा सीख सकता है, जहां वो आपकी हेल्प की उसको कोई ज़रूरत नहीं है, बिना किसी हेल्प के अपने आप जो बच्चा सीख रहा है, वो किसके अंदर आता है? वो आता है जेडएओ के अंदर। किसके अंदर आता है? जेडएओ के अंदर, ठीक है। चलते हैं आगे। वाइगोत्स्की के निर्मितवादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम के लिए सहायता के स्तर में परिवर्तन को सम्मिलित करने की तकनीक क्या कहलाती है? विचार प्रक्रिया, विचार परिवर्तन, समीपस्थ विकास क्षेत्र, स्कैफोल्डिंग। जो वाइगोत्स्की के अनुसार है, वो अधिगम के लिए सहायता के स्तर में परिवर्तन को सम्मिलित करने की तकनीक, है ना। सहायता के स्तर में परिवर्तन को सम्मिलित करने की जो तकनीक है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है स्कैफोल्डिंग। क्या कहलाती है? स्कैफोल्डिंग। मैंने बताया था सहायता क्या कहलाती है, सहायता की जो तकनीक है उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? ये हमने जो टेनर और मेरेडिथ का जो डेवलपमेंट का जो वो है दर, उसके सिद्धांत के बारे में जब हमने चर्चा की थी, तो इस बात को हमने अच्छे से जाना था। कौन सी अवस्था है जिसमें शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी होती है? सबसे धीमी किसमें होती है? शारीरिक विकास की दर है तो सबसे धीमी होगी बाल्यावस्था में। किसमें होगी? बाल्यावस्था में, क्योंकि सबसे तेज किसमें होती है? भ्रूण में होती है। उसके बाद भ्रूण से थोड़ी कम, बाकी थोड़ी तेज किसमें होती है? शैशवावस्था में होती है। किशोरावस्था में ठीक ठाक गति से होती है। भ्रूणावस्था में सबसे ज़्यादा तेज होती है, ठीक है। तो सबसे कम किसमें होती है? बाल्यावस्था में, ठीक है। चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है अपना जन्म के समय बालक के सिर और उसके शरीर की लंबाई का अनुपात कितना होता है? जन्म के समय गिरिराज भील BBB, बहुत बढ़िया, है ना। जन्म के समय बालक के सिर और उसके शरीर की लंबाई का अनुपात कितना होता है? जन्म के समय
किसी बालक का जो कंप्लीट जो पूरा शरीर है उसकी लंबाई का और केवल उसके सिर का जो अनुपात है वो कितना होता है, कब बताना है, जन्म के समय। तो जन्म के समय कितना होता है, 25% होता है सर। कितना होता है, 25% होता है। 25% कौन सा है इसमें से, 1/4 होता है। कितना होता है, 1/4 होता है। मतलब एक हिस्सा केवल सिर है, बाकी बचा शरीर 3 हिस्से में है। ठीक है, ये होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नवजात शिशु का आकार एवं भार कितना होता है? बिल्कुल फैक्चुअल फिगर है, फैक्ट है, डाटा है, बिल्कुल करेक्ट बताना है। इसमें अंदाज अपन नहीं लगा सकते। तो इसका सही आंसर क्या है, 19.5 इंच या 7.5 पौंड, है ना। ये तो लंबाई है 19.5 इंच, 7.5 पौंड क्या है, वजन है ना। अगर इसको हम एक मोटे तौर पे समझें, एक्चुअल जहां फिगर नहीं पूछा हो, मोटे तौर पे हमें समझना हो, तो हम इसको समझते हैं 20 इंच तो सर लंबाई होती है, 20 इंच तो लंबाई होती है और 3.25 किलो वजन होता है। 3.25 किलो को क्या लिख सकते हैं हम, 3.15 kg, है ना। इतना वजन होता है और इतनी लंबाई होती है। यह है एक प्रेडिक्टेबल फिगर और यह है एग्जैक्ट फिगर। एग्जैक्ट फिगर क्या है, 19.5 इंच लंबाई होती है, 17.5 पौंड वजन होता है। ठीक है, और 17.5 पौंड है, इसी को अगर हम केजी में बदलें तो 3.17 केजी के समथिंग आता है इसका। ठीक है, केजी में बदलें तो 3.17 केजी के समथिंग आता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास की गर्भावस्था के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? कौन सा है जो गर्भावस्था के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? मतलब बच्चा जब गर्भावस्था में होता है तो वो 3 अवस्थाएं उसकी और होती हैं, है ना। एक अवस्था में जो सब अवस्थाएं होती हैं, वो 3 अवस्थाएं गर्भावस्था के अंदर होती हैं। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? पहली अवस्था होती है बीजावस्था। पहली क्या होती है? बीजावस्था, है ना। इसी को बोलते हैं हम डिंबावस्था। डिंबावस्था, बीजावस्था या डिंबावस्था होती है साहब। उसके बाद दूसरी होती है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था, इसी को बोलते हैं हम एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। उसके बाद अंतिम होती है जो गर्भ के अंदर, उसको हम गर्भावस्था भी बोल सकते हैं, है ना। गर्भावस्था भी बोल सकते हैं, गर्भावस्था भी बोल सकते हैं। या इसमें जो देखा शिशु की अवस्था, शिशु की अवस्था भ्रूणावस्था, ये तो गलत है, ये है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, है ना। गर्भावस्था या गर्भस्थ शिशु की अवस्था भी इसको हम बोल सकते हैं। और दूसरा नाम आता है इसका फीटस, फीटस स्टेज। ठीक है, फीटस भी बोल सकते हैं और गर्भावस्था भी बोल सकते हैं, शिशु की गर्भस्थ अवस्था भी बोल सकते हैं, है ना। अंकित सरपंच बी, अंकित सरपंच का आंसर आया बी, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला है बीजावस्था, उसके बाद है भ्रूणावस्था, उसके बाद है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ये 3 अवस्थाएं भ्रूणावस्था के अंदर होती हैं, ये 3 अवस्थाएं भ्रूणावस्था के अंदर होती हैं। ठीक है, ये सीरियल से आपको पता चल गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गर्भस्थ शिशु, और हाँ एक बात और यहां जान लो, जो ये भ्रूणावस्था है, एम्ब्रियोनिक जो स्टेज होती है, इसमें जो मानव शरीर है उसका निर्माण स्टार्ट हो जाता है। इस अवस्था में मानव शरीर का निर्माण अब स्टार्ट हो जाता है। और जो मानव शरीर का निर्माण होता है वो 3 परतों में होता है। कितनी परतों में होता है? 3 परतों में होता है। ये वाली होती है 2 सप्ताह तक, 2 सप्ताह तक होती है। ये वाली 8 सप्ताह होती है, सप्ताह, ये 8 सप्ताह, और ये होती है जन्म तक, जन्म तक। ठीक है, और जो मानव शरीर का जो निर्माण है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज या भ्रूण अवस्था में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है साहब, चलते हैं आगे। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है सिर से, पैर से, हाथ से, संपूर्ण शरीर से। गर्भस्थ शिशु में जो संवेदनशीलता का विकास है, तो सबसे पहले किस चीज का विकास होता है? सेफेलोकॉडल आपने पढ़ा है ना। सेफेलोकॉडल में क्या बोलते हैं? जो विकास है वो सिर से पैर की ओर चलता है।
कैसे चलता है? सिर से पैर की ओर। मतलब सबसे पहले किस चीज का विकास होगा? सिर का विकास होगा। उसके बाद सबसे अंत में किस चीज का विकास होगा? पैरों का विकास होगा। तो सिर से पैर की ओर चलेगा तो सबसे पहले संवेदनशीलता का विकास कहाँ प्रारंभ होगा? सिर में प्रारंभ होगा। ठीक है, जो गर्भ में बच्चा स्टार्ट होता है बनना तो उसका सिर सबसे पहले बनता है। ठीक है, तो संवेदना भी सबसे पहले कहाँ आएगी? सिर में आएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गर्भावस्था की किस अवस्था में भ्रूण की तीनों परतों का निर्माण हो जाता है? वही वाली बात हो गई जो अभी बताई थी। गर्भावस्था की कौन सी अवस्था में भ्रूण की तीनों परतों का निर्माण स्टार्ट हो जाता है? 3 परतों में होता है ना मानव शरीर का निर्माण, तो तीनों परतों का किस में होता है? एम्ब्रियोनिक में देखना है आपको, अंग्रेजी में देखना है, पेपर में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेंगी, तो इंग्लिश में लिखा होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज कौन सी है? भ्रूणावस्था है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसका मानना था कि भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है अपितु इससे पहले भी उत्पन्न होती है? ऐसा कौन सा साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक था जो मानता था कि जो भाषा है वो विचार से पहले आती है? यही बात है ना, अपितु इससे पहले उत्पन्न होती है। हाँ, विचार से पहले आती है और विचारों का निर्धारण करती है। भाषा विचार से पहले उत्पन्न होती है और विचारों का क्या करती है? निर्धारण करती है। ऐसा मानने वाले कौन थे? ऐसा मानने वाले थे लेव वाइगोत्स्की। कौन थे? लेव वाइगोत्स्की। इसका जो उल्टा है वो कौन मानते थे? इसका उल्टा तो नहीं कह सकते, लेकिन इससे थोड़ा अलग मानते थे। ये बात मानी थी लेव वाइगोत्स्की ने, है ना। ये क्या मानते थे लेव वाइगोत्स्की? जो भाषा है वो पहले आती है, उसके बाद क्या आते हैं? विचार आते हैं, वो विचारों का निर्माण करती है। और इससे उल्टा ही कह सकते हैं हम, जीन पियाजे साहब बताते थे कि पहले आदमी के अंदर क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के बाद लैंग्वेज सीखता है ना, लर्निंग बाद में आती है। इसी को हम इसके हिसाब से देखें तो बोल सकते हैं कि पहले आदमी के अंदर विचार आते हैं, उसके बाद वो भाषा बनाता है। भाषा कब बनाता है? जब विचार आ जाते हैं। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? पहले भाषा सीख लेता है, उसके बाद वो विचार आते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। बच्चों में जो शारीरिक विकास है उसकी दर किस अवस्था में अधिक होती है? हमें यह बताना है। किस अवस्था में अधिक होती है? पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। पूर्व बचपन का समय क्या है? पूर्व बचपन का समय है साहब 2 से 5 वर्ष, 2 से 5 वर्ष। और उत्तर बचपन का समय है 6 से 12 वर्ष। ठीक है साहब, 6 से 12 वर्ष। उसके बाद उत्तर बचपन का समय 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। उसके बाद किशोर अवस्था का समय 13 से 19 वर्ष, 13 से 19 वर्ष। अगला है किशोर अवस्था पूर्व बचपन, 13 से 19 वर्ष, 13 से 19 वर्ष और 2 से 5 वर्ष। ठीक है, उसके बाद है प्रौढ़ावस्था किशोर अवस्था। मतलब प्रौढ़ावस्था किशोर अवस्था का तो कोई इसमें जिक्र होगा ही नहीं, है ना, इनमें से ही बता दो। तो सबसे ज़्यादा तीव्र गति जो शारीरिक विकास की है वो कब होती है, हमें ये बताना है। तो सबसे ज़्यादा भ्रूण में होता है, उससे कम शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था को जब हम 5 वर्ष तक मानते हैं, ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था का उत्तर इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास है 2 से 5 वर्ष में होता है, बाद में उससे कम होता है सब में। यहाँ का तो ये बोलते हैं 6 से जो 12 वर्ष की अवस्था है इसमें बोलते हैं कि विकास लगभग रुक सा जाता है। क्या हो जाता है? लगभग रुक सा जाता है, स्थिरता आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। उसके बाद यहाँ विकास दोबारा से स्टार्ट होता है, तेजी से होता है, लेकिन इससे ज़्यादा तेज नहीं हो सकता। जो पहले जो विकास होता था उससे ज़्यादा तेज नहीं हो सकता। इसका आप उदाहरण अपने और पास कर देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? कि जो कोई बच्चा होता है वो स्टार्टिंग में वो ठीक ठाक वृद्धि करता है, शारीरिक रूप से बड़ा होता जाता है ना। जब बच्चा 6-7 साल का हो जाता है तब से लेकर बच्चा जब 12 साल का 11 साल का होता है तब तक बच्चे की जो लंबाई है, जो शरीर है उसका बढ़ना बहुत कम हो जाता है। कैसा हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। ऐसा लगता है कि बच्चा इतना कितना रहेगा, लेकिन एकदम से जब वो 13 वर्ष को क्रॉस करता है, 12 वर्ष को क्रॉस करता है, तो उसकी लंबाई वगैरह एकदम से बढ़ के चली जाती है ना। तो विकास फिर से फास्ट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा तेज किस में होगा? पूर्व बचपन में, है ना, पूर्व बाल्यावस्था में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? रॉस साहब ने कहा, है ना। किसने कहा? रॉस ने कहा। रॉस ने क्या कहा? जो बाल्यावस्था है ये मिथ्या परिपक्वता का काल है, सूडो मैच्योरिटी का काल है। सूडो मैच्योरिटी, मिथ्या परिपक्वता क्या है?
मिथ्या परिपक्वता वो है बच्चा वो समझदार नहीं है लेकिन वो खुद को समझदार समझने लगता है, वो कहता है कि हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, ये कौन सी परिपक्वता है? मिथ्या परिपक्वता है, मतलब झूठी परिपक्वता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सूडो मैच्योरिटी। क्या बोलते हैं? सूडो मैच्योरिटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किशोर अवस्था की समाप्ति पर शरीर की कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है? शरीर का जो टोटल वेट होता है उसका कितना परसेंट मांसपेशियां होती हैं, ये बात हमें बतानी है। तो कितना होती हैं? 45% होती हैं। 45% कब होती हैं? किशोर अवस्था की समाप्ति पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक रचनावाद, सोशियल कंस्ट्रक्टिविज्म है ना, सामाजिक संरचनावाद या सामाजिक रचनावाद या सामाजिक निर्मितवाद के दर्शन का अत्यधिक बल दिया था? इसके दर्शन पर सबसे ज्यादा बल किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने। और वैयक्तिक निर्मितवाद के रचना पर बल किसने दिया था? दर्शन पर बल दिया था जीन पियाजे ने। तो वैयक्तिक निर्मितवादी जीन पियाजे, सामाजिक निर्मितवादी लेव वाइगोत्स्की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विकास की किस अवस्था में किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? गैंग एज या टोली की आयु, समूह की आयु कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या बोलते हैं? गैंग एज बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस अवस्था में बालक को सरल कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा देना प्रारंभ कर देना चाहिए? कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे को छोटी छोटी ऐसी कहानियां सुनानी चाहिए जिनसे बच्चे में नैतिकता का विकास हो, है ना? बच्चे किसी गलत काम में लिप्त ना हो, चोरी चकोरी ऐसी चीज़ों से दूर रहें, है ना? अच्छे से समाज में बिहेवियर करें, व्यवहार अच्छा करें अपना समाज में। इन चीज़ों की शिक्षा कब दी जानी चाहिए बच्चे को? बाल्यावस्था में। कब दी जानी चाहिए? बाल्यावस्था में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसने किशोर मनोविज्ञान के पिता को किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता से जाना जाता है? किशोर मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? किशोर मनोविज्ञान का पिता किसे कहते हैं? ये बात हमने बतानी है ना? किसे कहते हैं? स्टैनली हॉल। किसको कहते हैं? स्टैनली हॉल। इनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम क्या था? एडोलसेंस। पुस्तक का नाम क्या था? एडोलसेंस। एडोलसेंस नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। एडोलसेंस का मतलब ही होता है किशोर अवस्था, तो इनको किशोर अवस्था का पिता या किशोर अवस्था का जनक भी बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? किशोर अवस्था का जनक किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं स्टैनले हॉल को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हरलॉक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की अवधि क्या है? हरलॉक मैडम के अनुसार हमें बताना है जो पूर्व बाल्यावस्था है उसकी अवधि क्या है। हरलॉक के अनुसार हमें बताना है। हरलॉक के अनुसार थोड़ा सा एक मिनट के लिए देख लो। हरलॉक मैडम है जो वो शैशवावस्था है ना? जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शैशवावस्था है। शैशवावस्था है, इसकी अवधि बताती हैं जन्म से 2 सप्ताह। कितनी बताती हैं? जन्म से 2 सप्ताह बताती हैं शैशवावस्था की। और 2 सप्ताह से 2 वर्ष ये बताती हैं बचपनावस्था। क्या बताती हैं? बचपन अवस्था। तो बचपन अवस्था कब बताती हैं? 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। और 2 वर्ष से और 6 वर्ष तक बताती हैं ये पूर्व बाल्यावस्था। क्या बताती हैं? पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, ये 2 बातें हैं, स्पेशली मैडम हरलॉक की बातें हैं, है ना? ऐसा नहीं है ये सामान्य रूप से मानी जाती हैं। केवल हरलॉक मैडम ने बताया था कि जो जन्म से 2 सप्ताह का समय है उसको बोलेंगे हम शैशवावस्था, और 2 सप्ताह से 2 वर्ष का जो समय है उसको बोलेंगे बचपनावस्था। ठीक है, क्या बोलेंगे? बचपनावस्था। पूर्व बाल्यावस्था किसको बोलेंगे? 2 से 6 वर्ष को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है ना? जो शैशवावस्था है इसमें सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और सभी अवस्थाओं की तुलना में क्या होती है? फास्ट होती है ना? अधिक होती है, तीव्र होती है।
इस कथन को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया का निषेध होना चाहिए, मतलब कौन सी ऐसी क्रिया है जिसको बच्चों से दूर रखना चाहिए, जिस क्रिया को बच्चों के साथ नहीं दोहराना चाहिए। आत्मनिर्भरता का विकास, जी हाँ करना चाहिए, बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास होना चाहिए, है ना, करना चाहिए। जिज्ञासा की संतुष्टि, जी हाँ सर करनी चाहिए। बच्चे बड़े जिज्ञासु होते हैं, जो शैशवावस्था के बालक होते हैं वो बड़े जिज्ञासु होते हैं, उनकी जिज्ञासा को शांत करना उसके माता पिता, उसके शिक्षक सभी का क्या है, धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, तो जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। मूल प्रवृत्तियों का, जी नहीं, दमन नहीं करना चाहिए, मूल प्रवृत्तियों का दमन नहीं करना चाहिए। दमन तो किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए, क्योंकि दमन हानिकारक होता है। ठीक है। क्रिया द्वारा सीखना, क्रिया द्वारा सीखना ये भी सही बात है, क्रियाओं द्वारा सीखना ये भी सही बात हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार किशोरावस्था का लक्षण है? कौन सा ऐसा व्यवहार है जो किशोरावस्था का लक्षण है? नकारात्मक व्यवहार होता है क्या? जी नहीं होता। देवा स्वप्न होते हैं क्या? जी हाँ होते हैं। समलैंगिक मैत्री नहीं होती। समलैंगिक मैत्री होती है बाल्यावस्था में। समलैंगिक मैत्री का मतलब क्या है? अपने समान लिंगी समूह के साथ रहना, है ना। कोई लड़का है तो उसके जितने भी मित्र होंगे वो लड़के होंगे। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में, है ना। और किशोर अवस्था में जो आकर्षण है वो अपने से विपरीत लिंगी की ओर हो जाता है। जैसे कोई लड़का है तो उसका आकर्षण लड़कियों की ओर हो जाता है, अगर कोई लड़कियां हैं तो उनका आकर्षण लड़कों की ओर हो जाता है। कौन सी अवस्था में हो जाता है? किशोर अवस्था में हो जाता है। किशोर अवस्था कब से कब तक है? 13 से 19-20, ठीक है, जिसको हम टीन एज भी बोलते हैं। तो बहिर्मुखीपन, जी नहीं, बहिर्मुखीपन भी बाल्यावस्था में होता है ना। किसी के सामने भी कुछ भी बोल देते हैं, ये क्या है? बहिर्मुखीपन है, ये बाल्यावस्था में होता है। तो इसका जो गुण है वो क्या है? दिवा स्वप्न है। गुण क्या है? ये दोष है एक तरीके से। दिवा स्वप्न का मतलब डे ड्रीम। क्या है? डे ड्रीम, डे ड्रीम, डे ड्रीमिंग भी बोल सकते हैं इसको, है ना। डे ड्रीमिंग मतलब दिन में सपने देखना, ये किशोरों का एक बहुत बड़ा दोष है ना। क्या है? बहुत बड़ा दोष है। किशोरों का क्या है? वो इमेजिनरी ऑडियंस बना लेते हैं, दिन में सपने देखते हैं, इगोसेंट्रिक होते हैं, नार्सिसिज्म भी इनमें पाया जाता है ना। तो ये जो गुण हैं, ये जो दोष हैं, ये किशोर अवस्था में भी मिलते हैं, शैशवावस्था में मिलते हैं। ठीक है। पर जो दिवा स्वप्न वाला जो गुण है, गुण या दोष जो भी है, ये किशोर अवस्था में ही मिलता है, ये पूर्व बाल्यावस्था में नहीं होता है। डे ड्रीम का मतलब ऐसे ही कोई भी सपने बना लेते हैं, अपने अपने सपनों में कुछ भी कर देते हैं, खुद को हीरो समझ लिया, है ना, खुद की प्रेमिका को हीरोइन समझ लिया, और ऐसे ही कुछ भी जो समझते हैं, ये किस उम्र में होता है? किशोर अवस्था में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? इससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो कि जो भाषा का विकास है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? जो भाषा का जो विकास है वो बच्चे के रोने से स्टार्ट मानते हैं। कई मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो भाषा का विकास है वो बच्चे के रोने से स्टार्ट मानते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, जो रोता है, तभी से स्टार्ट मान लेते हैं। लेकिन जो उसका विकास है वो लगभग 1 वर्ष में बच्चा 1 शब्द सीखता है, 2 वर्ष में बच्चा लगभग 2 शब्द सीखता है, ऐसे ही चलते वो 5 वर्ष में लगभग 2072 शब्द सीख लेता है ना। तो ये जो क्या है? ये भाषा का विकास है, भाषा का उत्तरोत्तर विकास है। लेकिन संवेदनशील समय हमें बताना है, कौन सा ऐसा काल है जिसमें वो अच्छी और गलत भाषा को नहीं जानता, वो जल्दी से जल्दी सीखना चाहता है, कुछ भी भाषा सीख लेता है। तो ये कौन सा काल है? ये है साहब जन्म पूर्व अवधि, जी नहीं। प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, ये क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था जिसको हम बोल देते हैं, या जिसी को हम शैशवावस्था भी बोल देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक उपलब्धि किशोर अवस्था से संबंधित है? कौन सी संज्ञानात्मक उपलब्धि है जो किशोर अवस्था से संबंधित है? प्रस्तावित मंतव्य की तार्किक आवश्यकता को समझना। जो भी उन्होंने मंतव्य बना रखा है, जो भी उन्होंने मन में प्रस्तावित कर रखा है, जो भी किशोर ने मन में प्रस्तावित कर रखा है, उसके लिए वो तार्किक, अपनी जो तार्किकता है उसके साथ बहस कर सकते हैं। जो मैंने सोच रखा है वो यूं सही है, इस बात को जो सिद्ध करने की क्षमता रखते हैं। तो क्या ये किशोर अवस्था में होता है? जी हाँ सर होता है, सही बात है ना, सही बात है। निर्णय करने की व्यवहार में सुधार होना, है ना,
निर्णय करने की व्यवस्था रखना और व्यवहार में सुधार भी करना, ये भी किशोरावस्था में होता है। जी हाँ सर, किशोरावस्था में ये भी होता है। मूर्त सूचनाओं के बारे में ज्यादा व्यवस्थित रूप से एवं तार्किक दृष्टि से विचार करते हैं। जी हाँ, तर्क हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग का डेवलपमेंट जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में होता है? अमूर्त अमूर्त भी बोल सकते हैं, सॉरी क्या, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये कौन सी अवस्था है? ये किशोर अवस्था है। कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था है। इसका मतलब सभी विकल्प सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? विचारों की विलोमीयता, संरक्षण का गुण, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग, अंतःप्रज्ञ चिंतन की अवस्था। जी हाँ, अंतःप्रज्ञ जो चिंतन की अवस्था है वो किशोर अवस्था है। कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था कब आती है? इसके बाद वाली जो स्टेज है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बाद कौन सी आती है? अमूर्त संक्रियात्मक, या इसी को हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसी को क्या बोलते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जो बात है वो किसकी है? अंतःप्रज्ञा वाली बात है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। बाकी सभी बातें इसी की हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत बताना है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक रचनावादी हैं। जी हाँ, संज्ञानात्मक रचनावादी हैं। वैयक्तिक रचनावादी हैं, वैयक्तिक निर्मितवादी हैं। ये दोनों बातें सही हैं। जे ब्रेसबोर्ड क्या है? एंकर्ड अनुदेशन। जी हाँ, सही बात है। बीएफ स्किनर व्यवहारवादी हैं। जी हाँ, सही बात है। वाइगोत्स्की व्यक्तिगत रचनावादी हैं। जी नहीं, ये जो व्यक्तिगत रचनावादी हैं ये तो जीन पियाजे साहब हैं। ये क्या है? सामाजिक रचनावादी हैं। सामाजिक रचनावादी हैं। सामाजिक रचनावादी हैं। रचनावादी हैं। वाइगोत्स्की क्या है? सामाजिक रचनावादी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? प्रतिमूर्ति निर्माण, प्रतीकात्मक प्रक्रिया, तार्किक चिंतन, परिकल्पनात्मक चिंतन। तो तार्किक चिंतन और परिकल्पनात्मक चिंतन तो ये तो है ही नहीं, है ना। ये तो है औपचारिक संक्रियात्मक की, और जो तार्किक चिंतन है ये है मूर्त संक्रियात्मक की। ये तो दो तो बिल्कुल ही नहीं है ना। अब बचे कौन से? सिंबॉलिक प्रक्रियात्मक। जी हाँ, सिंबॉलिक प्रक्रियाएं भी होती हैं, और प्रतिमूर्ति निर्माण भी हम बोल सकते हैं, है ना। ये सिंबॉलिक प्रक्रिया का ही एक छोटा सा रूप है, तो इसके अंदर समाहित हो जाएगा। इसका आंसर हम प्रतीकात्मक प्रक्रिया, सिंबॉलिक प्रोसेस कर देंगे। क्या है इसका आंसर? सिंबॉलिक प्रोसेस, प्रतीकात्मक प्रक्रिया। चलते हैं आगे। सामाजिक रचनावाद के जनक के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? सामाजिक रचनावाद अभी बताया ना, लेव वाइगोत्स्की। सामाजिक रचनावाद, सामाजिक निर्मितवाद, है ना, ये सभी बातें किसके लिए आएंगी? लेव वाइगोत्स्की के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? ये जो क्वेश्चन है आज हमारा, ये जो क्वेश्चन है आज पहली बार आया है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। जेनेटिकल जो बीमारियां हैं, जेनेटिकल जो डिजीज हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, आज पहली बार आया। ध्यान से पढ़ना है इसको। 21वें गुणसूत्र जोड़े में के अलग न हो पाने के कारण, है ना, इसको कोशिकीय कारण भी बोलते हैं, है ना। कोशिका का अच्छे से विभाजन नहीं होता है इसमें, उसीलिए भी ये रोग होता है ना। अलग न हो पाने के कारण जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम डाउन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? जो 21वां गुणसूत्र होता है इसमें समस्या आ जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? रोग को हम डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। उसके बाद है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम या क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। उसके बाद है टर्नर सिंड्रोम। जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है इसमें भी जो समस्या है वो आती है, टर्नर सिंड्रोम में क्या आती है? एक गुणसूत्र रह जाता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या आती है? एक गुणसूत्र रह जाता है, केवल एक्स रह जाता है। और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? एक्स एक्स वाई ये गुणसूत्र हो जाते हैं। क्या हो जाता है? एक्स एक्स वाई ये गुणसूत्र हो जाते हैं। ये कौन सा वाला है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। इसी के कारण, इसी को हम क्या बोलते हैं? जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है
इसी को हम बोलते हैं, जो वो होते हैं ना, जो ना तो लड़कियों के गुण प्रदर्शित कर पाता ना लड़कों के, लड़का होते हुए फिर भी ज़्यादा गुण उसमें लड़कियों के प्रदर्शित हो जाते हैं, वो एक्स्ट्रा जो एक्स है इसके कारण हो जाते हैं। तो ये कौन सा रोग है? क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। और जो टर्नर सिंड्रोम है ये अधिकतर महिलाओं में देखने को मिलता है। ये जो रोग है किस में मिलता है? महिलाओं में देखने को मिलता है। इसी के कारण महिलाओं को एक रोग होता है जिसके कारण उनको बांझपन, उस रोग को कहते हैं बांझपन, है ना, वो बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं रखती हैं। आज तो संभव है, आज के समय में तो विज्ञान ने सब कुछ संभव कर दिया है, बाहरी रूप से बच्चा पैदा करके इसको दे सकते हैं, लेकिन वो आंतरिक क्षमता खो देती है क्योंकि उसमें गुणसूत्र केवल एक रह जाता है। ठीक है, याद रखोगे, सभी सिंड्रोम्स को याद रखोगे, भूल मत। और ये विल्सन सिंड्रोम, हाँ, विल्सन जो सिंड्रोम है ये बड़ा दुर्लभ रोग है। ये कैसा रोग है? बहुत ज़्यादा दुर्लभ रोग है, आनुवांशिक रोग ही है, और ये गुणसूत्रों में नहीं होता है, ये ऐसे ही होता है, लेकिन ये कैसा है? दुर्लभ रोग है, बहुत कम लोगों में होने को मिलता है ये रोग। ठीक है, चलते हैं आगे। एक 6 वर्ष की बेटी खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। सॉरी, कोई 6 वर्ष की लड़की है, वो खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, मतलब उत्कृष्ट योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही क्या हैं? खिलाड़ी हैं। कोई 6 वर्ष की लड़की है, वो बहुत अच्छा खेलती है, उसके माता पिता दोनों ही क्या हैं? खिलाड़ी हैं। ठीक है साहब, इसका मतलब जेनेटिक्स से हो गई बात, माता पिता दोनों खिलाड़ी है, जेनेटिकल हो गई। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं, मतलब उसका प्रशिक्षण भी बहुत शानदार हो रहा है, डेली भी प्रशिक्षण कर रही है, सप्ताह के अंत में भी प्रशिक्षण वो लड़की कर रही है। इसका मतलब जेनेटिकल भी बहुत बढ़िया है क्योंकि उसके माता पिता दोनों ही बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और उसका जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, वो भी उसको वही मिल रहा है ना, एनवायरनमेंट भी वही मिल रहा है खेलने वाला। तो इसका मतलब दोनों चीज़ें हो गई, आनुवांशिकता और पर्यावरण, आनुवांशिकता और पर्यावरण, दोनों बात बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। चलते हैं आगे। और यहाँ इनके जो और आंसर हैं ये क्यों नहीं हो सकते? जैसे वृद्धि विकास नहीं हो सकता क्योंकि माता पिता का आनुवंशिकता में आएगा, बाकी जो उसका प्रशिक्षण है वो पर्यावरण में आएगा। स्वास्थ्य और प्रशिक्षण ये दोनों बाहरी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। अनुशासन और पौष्टिकता दोनों बाहरी चीज़ें हो जाएंगी। चलते हैं अगले पे। लिंग का निर्धारण होता है ना, कोई लड़का होगा या लड़की होगी, इस चीज़ का लिंग का निर्धारण है, ये किससे होता है? माता से होता है, पिता से होता है, या दोनों से होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये चीज़ें कौन निर्धारित करता है? पिता। हाथ में तो किसी के नहीं होता है ना, निर्धारित तो इसको भगवान करता है, लेकिन किसके द्वारा निर्धारित होता है, किसके गुणसूत्रों से ये निर्धारित होता है? तो पिता के होता है ना, क्योंकि माता के अंदर क्या होता है? एक्स एक्स मिलते हैं, और पिता के अंदर क्या है? एक्स वाई मिलते हैं। और जो लिंग का निर्धारण है वो इससे होता है, वाई से, है ना। वाई से लड़का हो जाएगा, एक्स एक्स से लड़की हो जाएगी। ठीक है, तो कौन करता है निर्धारण? पिता करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। काल्पनिक श्रोता दर्शक, इमेजिनरी ऑडियंस, है ना, अंग्रेजी में याद रख लेना, इमेजिनरी ऑडियंस किस उम्र में पाई जाती है? किशोर अवस्था में। इमेजिनरी ऑडियंस का मतलब क्या है? जो किशोर होता है वो ये समझता है कि ये जो पूरी दुनिया है ये मेरे को देख रही है। और जो आपने एक गाना सुना होगा ना, वो गाना लगभग किशोरों पे सूटेबल है ना। आपने एक गाना सुना होगा, जब हम दोनों बात करें तो दुनिया बहरी हो जाए। इसका मतलब वो कौन गा रहा है? एक किशोर गाना गा रहा है कि जब हम दोनों बात करें तो दुनिया बहरी हो जाए। इसका मतलब क्या है? वो इमेजिनरी ऑडियंस की बात कर रहा है, खुद के डे ड्रीम्स में जी रहा है, खुद के दिवा स्वप्न जो होते हैं, दिन में जो सपने देखते हैं उनको देख रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि दो लोग बात करें और दुनिया बहरी हो जाए? नहीं हो सकता। और आपने एक गाना सुना होगा, देखो गानों से बहुत ज़्यादा आप साइकोलॉजी सीख सकते हो, है ना। आपने एक गाना सुना होगा, कोई सूरज से भी कह दो अगर उससे बातें करनी हो तो नजरें झुका के करे, है ना। तो सूरज क्या किसी से बात कर सकता है क्या? सूरज किसी से बात कर सकता है क्या? आप बोलोगे सर नहीं कर सकता। अगर सूरज किसी से बात नहीं कर सकता और हम बोल रहे हैं कि सूरज किसी से बात कर सकता है, तो इसका मतलब क्या है? जीववाद है। क्या है? एनिमिज्म है। हम उसको सजीव समझ रहे हैं, वो क्या है? एक निर्जीव चीज है। ये क्या है? जीववाद है। ऐसे बहुत सारे गाने मिल जाएंगे जिनको हम सुनेंगे तो उसमें हम साइकोलॉजी देख पाएंगे, है ना। अभी हमने 2 गानों के उदाहरण आपको दिए, कैसे लगे उदाहरण, है ना? बहुत बढ़िया लगे।
आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बाकी मिलते हैं कल। किसी को कोई समस्या हो, परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। अपना जो टाइम है वो निश्चित है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपना जो टाइम है वो निश्चित है। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू।